हेलो, दिख रहा है? यस मैम। नो मैम। नहीं डालता है। यस मैम। यस मैम दिख अभी रहा को है। दिख रहा है। चलिए। यस मैम दिख तो रहा है। चलिए फिर आप फटाफट करते हैं। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर मोर देन टू रेजिस्टेंसेस। आप क्वेश्चन पढ़िए फटाफट और आंसर बताइए इसका। मैम हिंदी में भी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा हिंदी में कहीं मिलता नहीं, कहाँ से ले आए? जिसकी जो इंग्लिश है वो सिंपल होती है, आप पढ़ के देखिए समझ में आएगा। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं ना, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को जब आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो पहला ऑप्शन है द करंट विच रेजिस्टेंस इज सेम। सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम रहेगी। दूसरा है वोल्टेज सेम रहेगी। तीसरा है ना करंट सेम रहेगी ना मैम वोल्टेज सेम रहेगी। सेम रहेगा। मैम करेंट करेंट सेम रहता है फर्स्ट वाला। चलिए ठीक है, पहला पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। कंबाइन थ्री रजिस्टर्स पहला 5 ओम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 क्यों लिखा हुआ है? तीन रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम के। इनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि इनका जो रिजल्टेंट आए मैक्सिमम आए। और वो मैक्सिमम कितना आएगा? सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज कितना आएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12.5। 12.5 पहला चलिए अब नेक्स्ट अगले में चलते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, आंसर मत देखिएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज मोर करंट लेस वोल्टेज लेस करंट। यदि एन सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगी या करंट कम मिलेगा? करेंट आंसर ज्यादा देखिए। मिलेगा। क्यों? यस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैम जब ज्यादा वो करते हैं तो यही करेंट ही ज्यादा मिलती है। मतलब बस रट मैम लिया था पैरेलल कि कंडीशन में मैम वोल्टेज मैम सेम रहता है मैम करंट मैम अलग अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा तो मोर और लेस होने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यस मैम। और करंट क्या करंट होगी 10 जब हम टाइम्स हो जाता है इसलिए बढ़ जाता और जब हम बराबर। एक सेल के बजाय उसी तरह के एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है? करंट को बढ़ाने के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं कि एक बैटरी से हमें जितनी करंट मिलेगी कम पावर की करंट मिलेगी। जब हम ज़्यादा बैटरी यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा करंट मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी बैटरी को यूज़ करके करंट की वैल्यू बढ़ानी हो तो हम उन सेल्स को पैरेलल में ऐड करेंगे। और जब सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या होगा? करंट सेम हो जाएगी सब में, और सीरीज में ऐड करने के बाद क्या होगा? वो वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज। देगा। यस मैम। ठीक, जैसे आपने कभी कभी किसी भी सर्किट में देखा होगा, बहुत सारे जो मतलब बैटरीज हैं एक दूसरे के सीरीज में लगी रहती है। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इस तरह कनेक्ट रहता है। तो वहाँ पे देखते हैं आप लिखा रहता है HT। HT मतलब हाई टेंशन, हाई टेंशन मतलब ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी। तो यानी बैटरी को जब आपको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कराना होता है तो आप उसको सीरीज में लगा देते हैं। तो सर्किट में क्या होती है? ज़्यादा वोल्टेज काम करने लगता है। अब ये एक साथ अगर कहीं पे 4000 वोल्ट लगाना हो तो जरूरी नहीं कि हमें 4000 वोल्ट की डिवाइस मिल जाए। हमें अगर हजार वोल्ट की 4 डिवाइस मिल गई है तो उनको सीरीज में लगा देंगे हम, और वो 4000 वोल्ट के बराबर काम करेगा। ठीक है, पैरेलल में लगा देंगे तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करने का काम आता है, सीरीज में लगाने पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉ करने का काम आता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। अगर n नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है और हर सेल की EMF E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो टोटल EMF कितना होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल ई होगा। और आंसर तो इंटरनल। मत देंगे, पहले अपना सब सोच लीजिए। मैम समझ में नहीं आया अभी।
क्वेश्चन ये है कि एन ना की अच्छा अभी कोई एन होगा बट ईएमएफ नहीं समझ आ रहा है। अच्छा सुनो पहले, जितनी बैटरीज हैं वो तो बना रहे हैं, सारी एन नंबर ऑफ बैटरीज हैं, सबको सीरीज में लगा दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 4 बैटरी ले लिए, ठीक है, इस तरह सब कनेक्ट कर दिया गया सर्किट में, क्लियर है। इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, क्लियर। और सबको पैरेलल में लगा, ये मतलब ये समझ लीजिए कि इधर से कनेक्ट है सब, ये मत सोचिए, सॉरी, ये इधर गया, ये इधर गया, पैरेलल है ना सब, है ये समझ लीजिए आप, हम सब इस तरह से पैरेलल है। फिर से बनाते हैं, ऐसे देखो, एक बैटरी ऐसे है, दूसरी बैटरी ऐसे, तीसरी बैटरी ऐसे है, ठीक। मैम रजिस्टेंस और तो तीनों पता चल जाएगा। रुक जाओ, तीनों कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ये कनेक्शन है तीनों का, ठीक। यस मैम। ये बाहर है, ये आपका कनेक्शन है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, और तीनों का रेजिस्टेंस भी आर है। तो रेजिस्टेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर अपॉन एन होके हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो आर अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। और रही बात वोल्टेज की, टोटल ईएमएफ की, तो आप ये बताइए, जब तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो सबके क्रॉस पोटेंशियल ई ही रहेगा, रिजल्टेंट भी ई ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, इसलिए पहला वाला सही है। सीरीज में होता है तीनों को जोड़ देते हैं, जब पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज सेम रहेगा ना ओवरऑल। मैम ईएमएफ का मतलब वोल्टेज ही ना। हाँ, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स से आप ये मत समझिए कि ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये वोल्टेज ही होता है, लेकिन ये मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सर्किट होता है। अगर यहाँ पे कोई और भी सर्किट एलिमेंट होगा तो उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जैसे मान लो 2 रेजिस्टेंस लगे अलग अलग ओम के, तो जिसका जैसा भी अलग अलग रहेगा तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। कोई इंडक्टेंस कॉइल लगी है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन सारे का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो टोटल ईएमएफ के बराबर आएगा। ये होता है ईएमएफ में और वोल्टेज डिफरेंस में अंतर। वोल्टेज डिफरेंस इज इन एनी एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ठीक है। जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो उस समय आपका टोटल ईएमएफ किसी भी एक ही सर्किट एलिमेंट लगा है तो उसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर होगा। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तब आपका कभी भी किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये सब बस तुरंत लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से रखे रहिए, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। यस मैम। अब इसके बाद आपका है कि और ये आपके कॉन्सेप्ट के बाद ही आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का है, अब व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने कल पढ़ा था, अब उसको रिवाइज करिए। कह रहा है कि इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, नॉट चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है, आप हिंदी में बोल रहे हैं, बोलिएगा मत। मैम क्वेश्चन है कि मैम नॉट चेंज। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, क्या उसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले के नहीं डायरेक्शन में मैम, चेंज हो बिल्कुल जाएगा, नहीं होगा, नॉट चेंज नहीं मैम। होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर नंबर बी ही सही है। मैम ऐसा क्यों, मैम क्यों नहीं चेंज होगा? देखिए, आप अपना सर्किट पे आपका क्या था, यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लगी है बैटरी, ठीक। आप उल्टा Yes, करने ma'am. वाले हैं, ये है पी, ये है क्यू, ये सॉरी ये है क्यू, और ये वाला है आपका आर, ये वाला है एस। इसी को देखिए हम उल्टा करके बना रहे हैं, पी क्यू आर एस, यहाँ पे लगा दिया बैटरी, यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर,
ठीक है। शोर आ रहा आपकी तरफ से। अब बैटरी लगाने के बाद भी जिस सिरे पर गैल्वेनोमीटर लगा है आप उसको देखिए, इसकी तरह देखने की कोशिश करिए। जब ये ऐसा था तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आता था। यस मैम। अब यहाँ अब जब इसको थोड़ा सा रोटेट करके आप देख लीजिए, जब आप रोटेट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको। व्हाइट बोर्ड बनाना चाह रही है, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। कहाँ बनाए अब, ये वाला हटा दें, नीचे वाला कंपेयर करना हटा दीजिए पड़ेगा, मैम, कंपेयर करना हटा दीजिए पड़ेगा। मैम। देखो अब इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे, अब इसको आप थोड़ी देर के इसको क्लॉकवाइज घुमा लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, जब आपने घुमाया तो क्या बना, फिगर ठीक अलग है। दिख। कुछ नहीं, जब आप ज़्यादा नहीं 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री आपने घुमाया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जैसे भी घुमाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम पहले की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, पॉइंट्स यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, जब हमने इसको घुमा दिया 90 डिग्री तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, ये बन गया डी। ठीक, ए बी के बीच में क्या कनेक्ट है, पी, बी सी के बीच में कनेक्ट है क्यू, डी सी के बीच में कनेक्ट है, कहाँ गया डी, ये एस हो गया, और इसके बीच में कनेक्ट है पी क्यू एस, ये हो गया आर। ठीक, बैटरी कहाँ कनेक्ट थी, ए और सी के बीच में, ए और सी, एक मिनट कहाँ गया, ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, देखिए है ना, ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, तो हम ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक, और बैटरी कहाँ कनेक्ट थी, बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट है ना, तो हम बी और डी के बीच में बैटरी लगा दे रहे हैं। करंट किधर से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी की तरफ पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा फिगर पहले जैसा बन गया है। अब इसको इसका रेशियो लीजिए। उस समय क्या होता था, पी उस समय पी यहाँ रहता था, क्यू यहाँ रहता था, आर यहाँ रहता था, एस यहाँ रहता था, तो हमारा इक्वेशन आता था पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता था ना। तो इसी को रख लीजिए। अब हमारे पास क्या है, आर अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू हो जाएगा। कहाँ लिखें, ऑन पी एस अपॉन क्यू, इसको रीअरेंज कर लीजिए आप, इसको नीचे ले आइए और पी को इधर ले जाइए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस ही तो रहेगा, रहेगा रहेगा ना। तो कुछ भी करें, क्योंकि ये रेशियो समान है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से नो चेंज होता है। क्लियर, अब आगे चलें। यस मैम, यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हीटेड द बैलेंसिंग पॉइंट। अब इसको आप जरा सोचिए, सोचने वाला पॉइंट है ये, हम नहीं बताएंगे, पहले क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आंसर आप ही देंगे। आंसर लिखा हुआ है लेकिन हमें उसका रीजन बताना पड़ेगा आपको। देखिए, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, यानी जो हमारा मीटर ब्रिज था कल का, याद करिए आप, ये पत्ती थी लेफ्ट साइड में, इसके बीच में यहाँ पे आर कनेक्ट होता था, है ना। तो इस आर की जगह पे क्या कनेक्ट करना है हमें, एक मेटल कंडक्टर लगा देना है, यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर लगा देना है। तब जो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आता था ना, पी वाला पॉइंट, बी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती थी एल, और पी होता था यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। तो बताइए, ऐसा कर देने पे यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे एक मेटल कंडक्टर लगा दिया गया और उसको हीट किया जाता है। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज हीटेड,
और इस मेटल और इसको मानिए कि मान लो रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस भी तो एक तरह से इसको हीट किया जा रहा है। जब हम हीट करने लगेंगे तब क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मीटर ब्रिज नो में मैम। जहाँ पे Yes, आर, ma'am. Yes, ma'am. कल कल मीटर ब्रिज पढ़ा है, मीटर ब्रिज में जहाँ पे आर लगा नो होता मैम, था, समझ में नहीं आया। मीटर ब्रिज कल पढ़ा था कि नहीं? कल क्लास अटेंड की है? है। जिसने अटेंड ही नहीं किया तो उसकी बात छोड़ दो। जिसने अटेंड किया है उसको पता है ना कि मीटर ब्रिज में कैपिटल आर कहाँ पे होता है? Yes, ma'am. तो उस कैपिटल आर की जगह पे मेटल कंडक्टर लगा मैम के हिंदी उसको भी हीट यूज किया करिए। जाता है। अरे हिंदी तो बोल रहे हो, क्या बोलेंगे? मेटल ये नहीं तो जानते हो इंग्लिश क्या में होता क्वेश्चन है है? मैम, हिंदी में कैसे आएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो हिंदी में आएगा तो हिंदी को आप समझ ही जाओगे, और हिंदी हम बोल तो रहे हैं ना। जब इंग्लिश में लगा उसको हिंदी तो बता दे रहे हैं ना आपको। ये बोल रहा है कि जब मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज की कोई हिंदी होती नहीं है, मेटल कंडक्टर की होती है। आपका मेटल हो जाएगा धातु चालक। तो किसी भी, अब कंडक्टर का मतलब तो आप तो हीट का मतलब तो आप तो समझ ही रहे हैं कि अब इसको भी हिंदी में बोलेंगे हम। नो मैम। तो जब मीटर ब्रिज में जहाँ पर आर लगा होता है उस जगह पे मेटल कंडक्टर जो लगाया गया है उसको क्या करना है? ये लेफ्ट गैप का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है मीटर ब्रिज में जो बाईं तरफ वाला गैप है वहाँ पर एक मेटल कंडक्टर लगा दिया गया है और उसको हीट किया जाता है। तब जो बैलेंसिंग पॉइंट यानी संतुलन बिंदु दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, बाईं तरफ शिफ्ट होगा, कोई चेंज नहीं होगा, या जीरो पर होगा, ये बताना है। मीटर ब्रिज का आपको सर्किट फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये ऐसे आपका मीटर ब्रिज था, ठीक है। यहाँ पर लगता था आर, ये लेफ्ट गैप है, यहाँ पे लगता था आपका एस, ये राइट गैप है। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक एक तार लगा होता था और इसके बीच में यहाँ पर आपका बैलेंसिंग पॉइंट आता था। ये हो जाता था P, ये हो जाता था Q। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 माइनस L है, ठीक। और यहाँ जहाँ इसके बीच में यहाँ पर लगा है गैल्वेनोमीटर, ये है आपका मीटर ब्रिज। अब यहाँ पे ये जो आर लगा हुआ है आप इसी को समझिए, इसी को गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पे ये जो बैलेंस पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये बैलेंस वाला पॉइंट क्या होगा? इसके पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन है कि दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी पी जो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होकर दाहिनी तरफ जाएगा, शिफ्ट होकर बाईं तरफ जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या चौथा है कि जीरो पर रहेगा। आंसर तो आप देख लिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको समझाना पड़ेगा क्यों। हेलो, सोच लिया? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए समझा रहे हैं आप, नो मैम। समझा रहे हैं, चलिए। मैम क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी उधर बढ़ जाती है, किसकी? राइट साइड के टूवर्ड्स। नहीं ऐसा नहीं होगा, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका लगा है, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर एस है आपका, और आपका वायर जो है यहाँ वायर लगा हुआ है। वायर पर मान लिया कि यहाँ पर हमारा पी पॉइंट पर, सॉरी बी पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट है। जी इधर आपका पी है, इधर आपका क्यू है, ठीक। इसकी डिस्टेंस होती थी एल, और जब इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता था तो पी बराबर हो जाता था एल आर, और क्यू बराबर होता था 100 माइनस एल आर, ठीक। ये चीज़ क्लियर है? अब हम इसको हीट करेंगे। अब ये बताइए कोई भी मेटल कंडक्टर को हीट करने पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? मेटल मतलब धातु,
किसी चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता मैम बढ़ जाता है। मैम बढ़ जाता है प्रतिरोध। मैम बढ़ जाता है प्रतिरोध। ठीक है, बढ़ जाता है। तो अब बढ़ने का असर क्या आ गया, यानी जो आपका P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस रिलेशन था, इसमें ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक। लेकिन आपका रेशियो तो समान रहना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? जब बैलेंस पॉइंट प्राप्त करने के लिए आपका R की वैल्यू इंक्रीज कर गई, जब R की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो R बाई एस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी कि नहीं? एस अननोन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कुछ करना नहीं है, एस के ऊपर कोई असर पड़ना नहीं है, ठीक। एस अनअफेक्टेड रहेगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रेशियो समान रहेगा। अगर आर का मान इंक्रीज कर रहा है तो पी का मान भी उसी रेशियो में इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर है? जिससे कि ये रेशियो सेम रहे। पी का मान इंक्रीज कैसे करेगा? पी का मान इंक्रीज करने के लिए पी की क्यों बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन हल कराओ तुम। म्यूट करा दे। क्वेश्चन बताओ तुम। पी बराबर एल आर है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश ही सरल है, लेकिन कौन बोल रहा है मैम? इंग्लिश अब पता नहीं, हिंदी तो पढ़ा रही लोग बदतमीजी, जिसको नहीं पढ़ना वो चला जाए भाई। देखो, हमने बताया कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए मेटल को हीट किया जा रहा है, अगर ये हीट हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ गया, और रेशियो को बराबर होने के लिए P को भी बढ़ना पड़ेगा। P बढ़ने के लिए P की वैल्यू है LR, ठीक। तो R तो चूंकि कांस्टेंट है, तो P बढ़ने के लिए क्या बढ़ना पड़ेगा? L को बढ़ना पड़ेगा। L बड़ा होने का मतलब है, L बड़ा होने का क्या मतलब है? L बड़ा होने का मतलब है कि जब पहले हमारा L यहाँ से यहाँ तक था, तो अब L कहीं और जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यानी बैलेंस पॉइंट यहाँ से हटकर, बैलेंस पॉइंट पहले यहाँ था तो अब हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। राइट का मतलब दाहिनी तरफ। इसका मतलब है कि बैलेंस पॉइंट को, संतुलन बिंदु को दाहिनी तरफ खिसकना पड़ेगा। क्लियर है? बोलिए। यस मैम। यस मैम। देखिए, यस मैम। है बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना था कि यहाँ पर मेटल कंडक्टर को हीट करने की बात हो रही है। तो मेटल कंडक्टर हीट होगा, कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस से R बढ़ जाएगा। R बढ़ने की वजह से रेशियो को मेंटेन रखने के लिए P को बढ़ना पड़ेगा। P बढ़ने का मतलब है कि LR बढ़ना, LR बढ़ने का मतलब है कि L को बढ़ना, L बढ़ने का मतलब है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, ये आपको समझाने में इतना बड़ा हुआ, लेकिन जब आप अपने दिमाग में फटाफट सोचेंगे तो तुरंत होगा। क्लियर? आगे बढ़े। लिखा यस हुआ मैम। क्या है इस पर मत जाइए, ये तो देखिए कि हम हिंदी में ही समझा रहे हैं आपको। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि अ चार्ज इज मूविंग अक्रॉस अ जंक्शन। सुन लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जंक्शन मतलब कोई सर्किट है, उस सर्किट में जो संधि जिसको कहा जाता है, ठीक है, एक आवेश संधि की तरफ चल रहा है, तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम मतलब उसका संवेग संरक्षित रहेगा कि संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। एट सम प्लेसेस मोमेंटम विल बी कंजर्व, एट सम प्लेसेस, एट अदर प्लेसेस, मतलब कहीं पर रहेगा मोमेंटम कंजर्व, कहीं पर नहीं रहेगा, ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है कि एक चार्ज किसी भी संधि की तरफ चल रहा है तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा, दूसरा है कि नहीं संरक्षित रहेगा, तीसरा है कहीं पर संरक्षित रहेगा, कहीं पर संरक्षित नहीं रहेगा, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा?
बताइए फटाफट। कुछ नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी बताइए अपने हिसाब से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैम। इनमें से मैम कोई मतलब, कंजर्वेशन तो चार्ज का होता है ना मैम, जंक्शन पे हाँ तो इसी हिसाब, करंट। तो आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? नब्दीज होगा, नब्दीज। अब बताओ, अगर एग्जाम में यही आ जाएगा तो हमसे पूछ के बनाओगे? मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको टिक लगाना है, कौन सा लगाएंगे? ए होगा। मैम ये होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि मैम वे वेलोसिटी जो होती है उसकी हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट होती नहीं भाई, ये कैसे कह दिए? जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी होगी। तो बताया है। था मैम ना, जिसकी जंक्शन पे वेलोसिटी एक होती है। यस मैम। जंक्शन, जंक्शन के क्रॉस जा रहा है, ठीक है? जंक्शन पे जब जा रहा था आप क्या लगाएंगे? केसीएल लगाएंगे। केसीएल जंक्शन के लिए होता है, केवीएल मेष के लिए होता है, किसी भी बंद पास के लिए होता है, केसीएल संधि के लिए होता है। और केसीएल क्या बताता है? केसीएल मतलब कुछ करंट लॉ, कुछ करंट लॉ आवेश के संरक्षण के नियम को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है केसीएल, ठीक है? तो चार्ज कंजर्व रहेगा, मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। आंसर नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। समझ में आया? मैम हेलो, आवाज कट के आ रही है कुछ। आवाज आ रही, अब आ रही है? हेलो, मैम आवाज कुछ हेलो, क्लियर नहीं है। आ रही है? क्लियर नहीं है, फिर से काट के लगा। से बोल रही है। ओके, अब दिखाई दे रहा है? यस यस मैम। मैम। अब आवाज आ रही है? यस मैम। तो हम ये कह रहे हैं कि जो संधि के लिए जो नियम होता है किसी भी सर्किट के, मतलब जंक्शन का जो नियम होता है वो होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल जो होता है मेष के लिए होता है, ठीक है? तो चार्ज इज मूविंग अक्रॉस जंक्शन, चार्ज जो है संधि के क्रॉस के अलोंग मूव कर रहा है, तो वहां पर जो होता है आवेश का संरक्षण रहता है, ठीक? तो पहला नियम जो कहता है किरचॉफ का करंट का नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण के नियम को बताता है। तो मोमेंटम का संरक्षण जो भी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि चार्ज के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है? जब चार्ज कंजर्व रहेगा, नन ऑफ दीज आंसर सही होगा इसका, ठीक? यस आवाज मैम। आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओमिक कंडक्टर, ठीक है? नीचे चार ग्राफ दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि आईवी ग्राफ मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, जो कि ओमिक मतलब पहला सही ओमिक होगा। चालक, फर्स्ट जो होगा मैम। ओमिक चालक को बता रहे हैं। पहला ये होगा। ए। ओमिक कंडक्टर का मतलब है कि ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते हो, ठीक है? यस मैम, जब ए ओम के नियम होगा। का पालन करते हैं तो ओम का नियम कहता है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इसलिए नंबर 1 सही होगा, ठीक? आगे चलिए, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट दी ओमिक कंडक्टर्स, अच्छा ये वही वाला है। ये नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन फिगर
नीचे फिगर में जो भी IV का मतलब करंट और वोल्टेज का करंट वोल्टेज का अभिलाक्षणिक कर्व दिखाया गया है। सी वाला नीचे होगा दिए गए मैम। ऑप्टिमल फॉर्मूला, ठीक है। ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो बता रहा है, नॉन ओमिक कंडक्टर बता रहा है, इंसुलेटर बता रहा है, या सुपर कंडक्टर बता रहा है। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अचालक, ठीक है। और सुपर कंडक्टर तो क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। अति चालक है। सुपर कंडक्टर अति चालक होगा, हाँ अति चालक। अर्धचालक बोलता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर अति चालक है, ठीक। इंसुलेटर आपका हो गया अचालक। नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसे धातु जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब ऐसे धातु जो कि ओम के नियम का पालन करते हैं। अब इस ग्राफ को देख के बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसलिए हमने यहाँ से आंसर हटा दे। मैम बी नॉन और ओमिक भी बच्चे कंडक्टर। बताइए, और बच्चे सी बताइए। होगा मैम। नहीं, सी कैसे होगा, सी में तो करंट जाएगी ही नहीं ना, कितना भी वोल्टेज लगा लो। मैम बी। बी, ठीक है। बी जो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, नॉन ओमिक कंडक्टर्स जैसे आपने डायोड का कर्व पढ़ा है, ये डायोड का अभिलाक्षणिक कर्व है, ऐसे ही आता है उसमें। जो भी आपका करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ जो आएगा, अगर ऐसे ना आकर अगर ऐसे आ गया तो वो सारे नॉन ओमिक कहलाते हैं, ठीक। और अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो आपका ओमिक कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ ऑफ ए गुड कंडक्टर। अब बताइए कंडक्टर के लिए कौन सा ग्राफ होगा वी और आई के बीच में। सी। सी वाला मैम। ए होगा मैम। ए ये लिखा ही हुआ है। सी कैसे होगा? सी तो आइडियल केस होता है, ठीक है। सुनो पहले, ये आइडियल केस होता है, ये रहता है स्टार्टिंग में। देखिए ये इसी को फॉलो करता है। लेकिन कंडक्टर को आप ध्यान दीजिए, जब कंटिन्यूस में करंट फ्लो कराते रहेंगे, ठीक, लगातार किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती रहती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि कंडक्टर जो होता है हीट करने लग जाता है। और जब कंडक्टर हीट करने लग जाता है तो उसका वोल्टेज पे बीच में क्या होने लगता है, कभी कभी बढ़ने लग जाता है, ठीक। तब इसकी लीनियरिटी खत्म हो जाती है, तब वो लीनियर ना होके वास्तव कर्वेचर नेचर फॉर्म करने लगता है, हाई करंट जब पास हो जाती है तो, ठीक है। स्टार्टिंग में रहता है ओम के नियम के, तो हमें ओवरऑल बताना है, ना कि केवल आधा इतना हिस्सा बताना है। इतने हिस्से तक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उस मेटल के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये ऐसे आने लगेगा, ठीक है। जब इसका पूरा जो पूरा इसका इक्वेशन आता है वी और आई के बीच का मेटल के केस में, जब मेटेलिक कंडक्टर को आप डीप में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को करते हैं, तो वहाँ पे जो एक इक्वेशन आता है, जो वी और आई के बीच का इक्वेशन होता है, वो आपस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिलेटेड होते हैं। आपने वो क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है, तो उस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कि ये फॉर्मेट सही होगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीनियम इज नियरली इंडिपेंडेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीनियम, ठीक है। एलॉय आप जानते हैं, जो मिश्र धातु को एलॉय कहा जाता है। मैग्नीनियम उसी प्रकार में से कोई एक पर्टिकुलर टाइप का है, उसका नाम है मैग्नीनियम। रेजिस्टिविटी आप जानते हैं प्रतिरोधकता होती है। तो किसी भी मिश्र धातु मैग्नीनियम की प्रतिरोधकता क्या होती है? पहला, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा हम बोल रहे हैं, सुनिए। कोई भी मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? पहला, ताप पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है कि ताप बढ़ने के साथ साथ तेजी से बढ़ती है। तीसरा है कि ताप बढ़ने के साथ डिक्रीज करती है, मतलब घटती है। और चौथा है कि ताप घटने से बढ़ती है। चारों अलग अलग है। पहला है कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरा है
ताप बढ़ने से बढ़ना, तीसरा है ताप बढ़ने से घटना, और चौथा है ताप घटने से बढ़ना। मैम ऑप्शन ए है, बिकॉज आर इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मैम ये मैम ताप पे निर्भर ही नहीं करता है। मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मटेरियल मतलब रो डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, लेकिन मटेरियल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मटेरियल अगर हीट होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टी चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से फिर ये चेंज होगा। रो डायरेक्टली टी पर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना है जल्दी करें फटाफट, जल्दी करिए आप लोग, बहुत समय लग जाता है कि क्वेश्चन डिस्कस करने में। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्जेज, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की हिंदी बता दो बच्चों, किसी को पता हो तो। धारावाही चालक, चलो क्या मैम, किसी धारावाही चालक में परिणामी आवेश कितना होता है? 0। इसमें लिखा हो मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। आंसर में 0 लिखा है तो आपने 0 बता दिया। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, हम बोल रहे हैं ना, हम पूछ रहे किसी भी धारावाही चालक या करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होता है। देखो जब उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है तब तो चार्ज होगा, लेकिन जिस समय करंट फ्लो हो रही होती है उस समय इतना वेरिएशन होता है कि आप उसका नेट चार्ज उस समय 0 कहलाता है, क्योंकि चार्ज जो होता है मूविंग कंडीशन में होता है, ठीक है। इसलिए उसका नेट चार्ज 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स द करंट व्हिच इज एज्यूम्ड टू बी फ्लोइंग इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। देखिए अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले, किसी बैटरी में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहने वाली करंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, पल्सेटिंग करंट, कन्वेंशनल करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मैम कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परंपरागत तरंग। पल्सेटिंग मतलब ऐसी तरंग जो रुक रुक कर बहती है। डायरेक्ट करंट डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हेन नो करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं करेगी तो क्या होगा? द फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी कंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं कर रही है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द फ्री कंडक्टर डू नॉट मूव, द एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट 0। मतलब पहला है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। फिर एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट 0, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी औसत चाल लंबे समय के लिए 0 नहीं होगी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो औसत वेलोसिटी है वह लंबे पीरियड के लिए 0 होगी। सेकंड वाला केस कह रहा है नहीं होगी, और थर्ड केस कह रहा है कि 0 होगी। फोर्थ केस कह रहा है द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट ऑफ नॉन 0, यानी किसी भी समय सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो नॉन 0 होगी। देखिए जिस समय किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो रही होती है उस समय क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होते, मतलब रुके नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। जब वो मूव कर रहेंगे तो उनकी वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। यानी ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स की जब वेलोसिटी देखेंगे तो वो नॉन 0 आएगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका, और ये तो एकदम गलत हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट पास कैसे होगी? और दूसरा है कि एवरेज स्पीड लंबे समय तक 0 नहीं होगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि लंबे समय तक 0 नहीं होगी। जब तक उसमें करंट फ्लो करना रहेगा तब तक वो करंट फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी करंट जब तक करंट फ्लो होगी, वेलोसिटी कहाँ से 0 होगी? ठीक, जब करंट नहीं फ्लो करेगी उसी समय वेलोसिटी 0 हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए एक वायर है आपका, क्रॉस सेक्शन का मतलब आपने ऐसे काटा इसको, तो कह रहा है कि इस तार में एक करंट आई फ्लो कर रही है। तो फ्लो करते समय ये क्रॉस सेक्शन सब जगह बराबर नहीं है, मतलब कहीं पर तार मोटा है, कहीं पर तार पतला है, ठीक है। कुछ इस तरह से तार को आप समझ लीजिए, यहाँ तार का क्रॉस सेक्शन पतला हो गया, यहाँ तार का क्रॉस सेक्शन मोटा हो गया। यानी अगर ये A1 है और ये A2 है तो A2 ग्रेटर देन A1 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, इनमें से कौन सी क्वांटिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। द चार्ज क्रॉसिंग मतलब जो आवेश क्रॉस कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग, करंट डेंसिटी धारा घनत्व, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। कौन सी वैल्यू एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। बोलिए रहे। मैम अगर फॉर्मूला से देखें तो वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है। देखिए धारा घनत्व तो क्या होता है ये पता है आपको। पहले धारा घनत्व होता है कि मैम आई अपॉन ए। आई अपॉन ए होता है जो धारा घनत्व होता है, ठीक है। यानी कि पर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, ये होता है करंट डेंसिटी, ठीक। तो अगर कोई करंट पास हो रही है इसके क्रॉस तो करंट डेंसिटी, करंट अलग चीज़ है, करंट ए पर डिपेंड करती है, क्योंकि कल आपने पढ़ा था आई इक्वल टू एन ए वी डी इंटू एन ए वी डी, वहाँ पर ए आ रहा था, एरिया पर डिपेंड कर रहा था, ठीक। लेकिन करंट डेंसिटी नहीं करेगी क्योंकि करंट डेंसिटी एरिया से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका करंट फ्लो कर रही थी उससे आपको ने करंट डेंसिटी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए आई करंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर ए चेंज हो रहा है तो आई अपॉन ए भी तो चेंज होगा, तो करंट डेंसिटी डिपेंड कर रही है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो भी एक दूसरे से टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस या जो उनकी दूरी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक। अगर आप वायर की बात करते हैं तो वायर के केस में कुछ दूरी पर अगर रखा हो, कोई प्लेट रखा हो, तो कहीं ना कहीं जब आपका वो आता है पर यूनिट लेंथ तो आएगा। अगर आपका ये 3 डायमेंशन अगर लाइन है तो आपका कितना होता है, आर पर डिपेंड करता है। जिस समय प्लेन चार्ज शीट की बात करी थी हमने, उस समय सिग्मा अपॉन ए आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर इसकी कुछ मोटाई होगी तो अगर आप इस एरिया को दूसरा बना, जैसे एक एरिया यहाँ पर, एक एरिया यहाँ पर है, अगर आप खाली इतने को कंसीडर करें तो ये एक प्लेट जैसा ही तो बिहेव करेगा, भले ही वो सर्कुलर प्लेट होगा, अगर वायर है तो ये प्लेट जैसा बिहेव करेगा। और प्लेट के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की होगी, और जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की होगी तो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। तो सिग्मा ए पर डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पर डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ए पर डिपेंडेंट हो गया, तो ये भी सही नहीं होगा। चार्ज क्रॉसिंग, ऑब्वियस सी बात है चार्ज पर भी असर पड़ेगा। जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पे कम नंबर ऑफ चार्जेस पास करेंगे, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस पास कर पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, बचा तीसरा। चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, एकांक एरिया में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब चाहे इतना बड़ा एरिया हो चाहे इतना बड़ा एरिया हो,
बात हो रही है डेंसिटी की, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, चाहे इसका यूनिट एरिया लेंगे चाहे इसका यूनिट एरिया लेंगे वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन दी एरिया या क्रॉस सेक्शन के ऊपर। समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है? कभी कभी किसी का डिपेंडेंस डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है तो उसको लिंक करना पड़ता है। नहीं समझ में आया? चार्ज जो क्रॉस कर रहा है, जब जाहिर सी बात है इतने एरिया में से ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस करेंगे, इतने एरिया में से कम नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस करेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी और चार्ज एक दूसरे से रिलेटेड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A के हो गया। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है तो अपॉन A के, तो E बराबर हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से E और A के बीच का ये रिलेशन है। तो आप इसको देखिए, A की वजह से E पे चेंजेस आएंगे, तो E पर चेंज आ रहा है तो यानी कुल मिलाकर Vd भी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये वाला भी गलत हो गया, सॉरी डी वाला, ये बी वाला भी गलत हो गया, ए वाला भी गलत हो गया। करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी तो एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। करंट डेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी फॉर एग्जांपल हम रो कह देते हैं, रो इज करंट डेंसिटी अगर है तो दिस इज इक्वल टू आई अपॉन ए के होता है, ठीक। जब एरिया चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा ही, तो ये भी एरिया पर डिपेंड कर रही है टोटली, ठीक। तो शुरू के 3 ऑप्शन एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब तीन नहीं डिपेंड कर रहे हैं तो चौथा, सॉरी, शुरू के 3 ऑप्शन एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं तो चौथा इंडिपेंडेंट होगा, यही समझ लीजिए आप। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया। अगर मान लिया एनी है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, यही है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बाप वही चीज़ बोलने से हमारी जुबान भी लड़खड़ा जाती है, यही वैल्यू होगी जो कि एरिया पर कोई भी इसका एरिया के साथ रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े कि ना बढ़े, इसी को करते रहें। थोड़ी देर घर पे जब खाली बैठिएगा तो अपने दिमाग से भी सोचिएगा, जब तक खुद नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा। बस कीजिए मैम। बस करें ना, इसको हम भेज देंगे, आप लोग खुद से करिए इसको। चलिए अच्छा, ये ओके छह मैम। नंबर तक कर लेते हैं। देखिए ये है करंट डेंसिटी आपकी, ये होता है इन द इक्वेशन में इज इक्वल टू सी ए इज द करंट डेंसिटी, सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ये तो बता दीजिए आप इजीली, इस इक्वेशन में एक करंट डेंसिटी है और सी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बी क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। आप कहेंगे ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। देखिए ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, क्यू इक्वल टू होता है आई टी, है ना। जब क्यू इक्वल टू आई टी होता है तो आई टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, सिग्मा को हटाना नहीं है। चलिए ये यहाँ से नहीं आता, दूसरी जगह से आता है। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है, अब चूंकि आप लोग का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए नहीं करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से निकल आएगा कि आपका बी क्या होगा, ठीक। ये तो बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? कल बताया था हमने, मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन, अनियमित कोलिजन की वजह से होता है। मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। रिपल्सन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयंस, जो
किसी भी मटेरियल में जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयंस के, उनकी वजह से होता है, या कोलिजन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, एक दूसरे के कोलिजन की वजह से होता है। अभी भी हम बात कर रहे थे, नहीं भाई बी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जब कोलिजन कर लेते हैं तो कल हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसके बाद उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कोलिजन की वजह से वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, F = स्मॉल ई × कैपिटल E के बराबर। उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करने के बाद भी मूव करते रहते हैं। तो कोलाइड करने के बाद उनको जो वेग मिलता है, जो वेलोसिटी मिलती है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। तो वो किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो इसका बी नंबर सही है, ठीक है। बाकी ये हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, असाइनमेंट में। असाइनमेंट क्या उसमें आपकी एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसको करिएगा। अभी 2 पन्ना ही तो बचा है, चाहो तो कर लो फटाफट। छठा क्वेश्चन ये है, ये 3 क्वेश्चन बचा है, छठा हो गया। देखिए बी नंबर ही सही है। मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन हैज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन एंड लेवल 0, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्क्वायर ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने आपको समझाया वही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर T इज, यानी कोई कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मीन वेलोसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर कितनी होगी? कोई कंडक्टर जिस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, तो किस समय उसका रूम टेम्परेचर पर, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब T पर कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो भी फ्री वेलोसिटी है हमने बताया कि वो 0 होता है, इसलिए 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T द ड्रिफ्ट, किसका है? बंद करो अपना माइक। When a potential difference V is applied across a conductor at a temperature T, the drift velocity of the electron is proportional to VVTT। ये क्या गलत लिखा हुआ है? VVTT लिख दिया है, 2 ऑप्शन 2 बार दिया है। कोई भी ऑप्शन हो, किस पर डिपेंड करता है आप इस पर ध्यान दीजिए कि कोई भी कंडक्टर है उस पर हमने पोटेंशियल लगा दिया V, तो टेम्परेचर T पर उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर T पर V पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक। इसलिए अब इनमें से हो सकता है कोई V हो, कोई V स्क्वायर हो, तो इससे मतलब नहीं, आपको V सही होगा आपका। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V पर डिपेंड करती है, ठीक, T पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका। चलिए, थैंक यू बच्चों। अब हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं, एकदम ठीक 1 बजे खत्म हो रहा है आज। ओके, यू कैन लीव। ओके मैम। ओके।